हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डी यू बी एड एंट्रेंस 2022 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जो इस साल 2022 में हुआ। इस क्वेश्चन पेपर को हम वीडियो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पहला पार्ट। सबसे पहले दोस्तों एक ये पैसेज गिवन है। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया हुआ है और पैसेज में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपके लिए पैसेज स्क्रॉल कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्वेश्चन पेपर को टेलीग्राम से डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। हम इनके क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is the key to safe and successful camping trip? A large group of boys and girls, a large supply of food and items, a tourist guide, a good planning. अब ऑप्शन 4 है और अकॉर्डिंग हमें पैसेज के बताना है। तो दोस्तों ये पैसेज की फर्स्ट लाइन में ही आपको मिल जाएगा। गुड प्लानिंग इज की टू सेफ एंड सक्सेसफुल कैंपिंग ट्रिप, यानी कि गुड प्लानिंग की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर आपका गुड प्लानिंग जो मिल पा रहा है ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भी आपको नीचे मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन गलत हैं तो वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फिर पैसेज हर बारी आपको पैसेज स्क्रीन पर आएगा जब भी आप एंट्रेंस देंगे या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। Why does the author forbid the camper to use firewood? First option है the camper had not taken the permission. It disturbed the habitat of small mammals. He was allergic to smoke. He was an environmentalist. तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये आपको पैसेज की ही थर्ड पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। इफ़ यू गेटर से अगर आप पढ़ेंगे यहाँ से, जहाँ से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इफ़ यू गेटर वुड यू आर रिमूविंग द वाइटल हैबिटेट ऑफ इंसेक्ट, रेप्टाइल, बर्ड एंड स्मॉल मैमल्स। तो स्मॉल मैमल्स की बात चल रही है यहाँ पर, और स्मॉल मैमल है आपका ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ये दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए, it is obligatory to pay in advance if one wishes to camp overnight in a national park. Statement B, campfire always lead to bushfire. यहाँ पर always है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, A is right and B is wrong, A is wrong and B is right, both A and B are right, both A and B are wrong. अकॉर्डिंग टू पैसेज इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर 4 है। अब हम जानते हैं क्यों इसका ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऑब्टेनिंग अ कैंपिंग परमिट इन एडवांस ऑफ लिविंग टू कैंप आउट और नाइट इन अ नेशनल पार्क इज़ ऑब्लिगेटरी। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगी, और दूसरी है ओकेजनली कैंप साइट में बी क्लोज ओइंग टू बुश फायर और अदर रीज़न। ओकेजनली यानी कि सम टाइम की बात चल रही है, और यहाँ पर जो बात बोली गई थी ऑलवेज लीड टू, ऑलवेज नहीं, यहाँ पर है सम टाइम कैंप फायर लीड टू बुश फायर, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट चौथे ऑप्शन में थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम द अबव पैसेज। ऑप्शन 1 इज बाउंड्री, सेकेंड इज लेस, थर्ड इज लिमिट एंड फोर्थ इज पैरीमीटर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लिमिट है, और यह आपको फर्स्ट पैरा में ही चौथी लाइन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देयर कुड बी लिमिट, तो यहाँ पर ये लिमिट आ रहा है। लिमिट का मतलब होता है आपका रेस्ट्रिक्ट करना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड टेनेंट अबव फ्रॉम द अबव पैसेज। पहला ऑप्शन है लैंडलॉर्ड,
प्रोप्राइटर, ऑनर या कैंपर। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑनर, ऑप्शन नंबर थर्ड। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टेनेंट का मतलब क्या होता है। टेनेंट का मतलब होता है आपका किराएदार या जो किराए पर रहता है। इसका मतलब है आपका जो किराए पर रहता है। और इसका अपोजिट होता है ओनर, जो होता है मकान, मतलब जिसका घर होता है या जो मालिकाना जिसका हक होता है। और ये भी आपको फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन में आपको मिल जाएगा जब आप यहाँ पढ़ेंगे। ऑलवेज ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द ओनर, यहाँ पर मिल पा रहा है आपको ओनर। ओनर का मतलब भी होता है मालिकाना हक या मालिक। अब इसके बाद एक और पैसेज आपको दिया हुआ है। इस पैसेज में भी आपके 5 क्वेश्चन गिवन है। आप इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आपने इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर ही लिया होगा। इसके बाद पैसेज के पहले क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज़ गुड फॉर हेल्थ? बॉलिंग, शूटिंग, राइडिंग, वॉकिंग। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, राइडिंग। और ये आपको मिल पा रहा है सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में। ये पैसेज जहाँ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर आप ये तक यहाँ देख पा रहे हैं, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, राइडिंग फॉर हेड, राइडिंग फॉर हेड। और यहाँ पे हेड के लिए पूछा गया तो हेड के लिए राइडिंग ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हिस्ट्रीज, पोइट्स, मैथमेटिक्स, नेचुरल फिलोसफी, डीप, सब्टल, विटी, वाइज। तो दोस्तों इसका मैं सबसे पहले आपको ऑप्शन बता दूं। इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 4 है। अब ये भी बता देता हूं कि ये आपके कहाँ पर आए हैं। तो अंडरलाइन में आपके लिख किए देता हूं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, यानी कि हिस्ट्रीज का मिल गया आपको वाइज, पोइट विटी, मैथमेटिक्स सब्टल और नेचुरल फिलोसफी डीप। तो ये जितने भी मैंने आपको अंडरलाइन किए हैं यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं ये सारे वही ऑप्शन हैं। यानी कि हिस्ट्रीज का आपको मिलेगा, हिस्ट्रीज का आपको मिलेगा वाइज ऑप्शन 4, पोइट का मिलेगा आपको विटी, मैथमेटिक्स का मिलेगा आपको सब्टल और नेचुरल फिलोसफी आपको मिलेगा डीप। तो ये करेक्ट हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में नेग्लिजेंस इज एंटोनिम्स ऑफ विच ऑफ द वर्ड गिवन इन द अबव पैसेज? रेटोरिक, डिलीजेंस, कॉन्फर या डिफेक्ट। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है डिलीजेंस, यानी कि अनदेखा करना, ऑप्शन नंबर 2। और ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा 4th लाइन के अंदर। एंड विद डिलीजेंस, डिलीजेंस यहाँ पर आ रहा है तो डिलीजेंस का मतलब होता है अनदेखा करना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू? सम बुक आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी swallowed। और दूसरा स्टेटमेंट है बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रीन्स। ऑप्शन है बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ओनली 2 ट्रू, या ओनली 1 ट्रू, या नाइदर 1 और नोर 2, यानी कि पहली और दूसरी कोई भी सही नहीं है। तो इसमें जो स्टेटमेंट ठीक है वो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट है कहाँ। दोस्तों सबसे पहली ही लाइन में आपको मिल जाएगा पहली स्टेटमेंट, सम बुक आर टू बी टेस्टेड एंड अदर टू बी swallowed। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गई। और दूसरी जो है वो भी आपको मिल जाएगी, बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रीन। तो यहाँ पर बोला भी गया था कि बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रीन, यानी कि ये ऑप्शन नंबर, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और दोनों स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1 में ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव पैसेज डैश मेक इट द फुल मैन। फर्स्ट ऑप्शन है रीडिंग, सेकंड राइटिंग, थर्ड कॉन्फ्रेंस, या फोर्थ है लिसनिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा
करेक्ट ऑप्शन इज रीडिंग, और ये भी आपको पैसेज की पैराग्राफ के फर्स्ट पैराग्राफ में लाइन 8वीं में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राइटिंग, रीडिंग मेक रीडिंग मेक अ फुल मैन कौन, तो रीडिंग इसका सही हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन जो आपके DU BED एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर में हर बार पैसेज के रूप में पूछे जाते हैं। और इसके बाद हिंदी के 10 क्वेश्चन जो पैसेज में पूछे गए अब वो डिस्कस करेंगे। तो ये एक पैसेज दिया हुआ है, फिर हम इस पैसेज को डिस्कस करते हैं और सीधा इनके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने क्वेश्चन की तरफ। गद्यांश में चर्चित समस्या समग्र रूप से किस पर विचार करती है? उपभोक्तावाद, भौतिकतावाद, आध्यात्मिक अवमूल्यन या असाधारण विकास। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, असाधारण विकास। अब उपभोक्तावाद क्या होता है? उपभोक्तावाद को हम कहते हैं इंग्लिश में कंज्यूमरिज्म, जो फर्स्ट ऑप्शन है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें उपभोग करने को वरीयता दी जाती है उसे कहते हैं हम उपभोक्तावाद। और जो सेकंड ऑप्शन है भौतिकतावाद, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मटेरियलिज्म। इसमें यह माना जाता है कि प्रकृति में पदार्थ ही मूल द्रव्य है। और जो आपका थर्ड ऑप्शन है आध्यात्मिक अवमूल्यन, इसमें स्पिरिचुअल डिवोल्यूशन होता है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सीधा सा मिल जाएगा, असाधारण विकास की बात यहाँ पर की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। गद्यांश में यथार्थ मूल्यों का अभिप्राय है। क्या है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है या कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन DU ने दिया है वो ऑप्शन नंबर 2 दिया है, जबकि ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा क्या है? ऑप्शन नंबर 1। DU ने इसको दिया है क्या होना चाहिए, जबकि ये गलत है। आंसर की में ये गलत आया है। और ये जो आप पढ़ पाएंगे, ये यहाँ से आप पढ़ पाएंगे, यथार्थ मूल्य का विवरण देते हैं, वह हमारी नैतिकता के हैं का चित्रण करते हैं। तो यहाँ से आप सीधा से मिल पा रहे हैं कि क्या है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो आप इस पे 100% चैलेंज कर सकते हैं इस आंसर को। ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गद्यांश के अनुसार प्रथम वास्तविकता में क्या सम्मिलित होता है? आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक विकास, पावन बोध या प्रबुद्ध बुद्धिवाद। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन प्रबुद्ध बुद्धिवाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और ये पैराग्राफ 1 में ही दिया गया है। जब आप पढ़ेंगे पंक्ति 5, बल के साथ स्पष्ट हुआ कि प्रबुद्ध बुद्धिवाद की प्रथम वास्तविकता तथा लोकतंत्र की द्वितीय वास्तविकता का मनुष्य है। तो यहाँ पर प्रबुद्ध बुद्धिवाद की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा, प्रबुद्ध बुद्धिवाद। अब 4 की तरफ चलते हैं। वैज्ञानिक तथा मानवीय दो संस्कृतियों का मेल का तात्पर्य है सामान्य दृष्टिकोण की पुनर्स्थापना। ब्राह्मण भौतिक तथा अभौतिक दोनों हैं, मानव प्रकृति की तुलना में उत्कृष्ट है, या प्रकृति में मात्रा तथा गुण की सह विद्यमानता। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि सामान्य दृष्टिकोण की पुनर्स्थापना। और ये जो आपको आया है, ये यहाँ पर आया है ऑप्शन नई शताब्दी में विज्ञानी और मानवी को दोनों संस्कृतियों साधारण दृष्टिकोण को पुनः स्थापित करेंगी और वैज्ञानिक समझ की आधारशिला बनेगी। तो यहाँ से आप सीधा सीधा समझ पा रहे हैं कि पुनः स्थापित यानी कि पुनर्स्थापना की बात चल रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। पैसेज के इस लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गद्यांश की विषय वस्तु है। तो दोस्तों विषय वस्तु का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर। क्या है, क्या सब्जेक्ट है?
तो ये है आपका इंस्ट्रक्शनल यानी कि निर्देशात्मक। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक और पैसेज हिंदी का दिया हुआ है, मेरा गांव ऐसे इलाके में है, और ये जो लिखा है ये आपका फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है, जिनका देहांत 11 अप्रैल 1977 को हो गया था। तो ये एक बिहार में जन्मी थी, उसी के ऊपर ये उन्होंने वहाँ की नदियों के ऊपर ये कहानियाँ लिखी। प्रत्युत गद्यांश में प्रति से अभिप्राय है, वह ज़मीन जो जोती बोई जाती हो, वह ज़मीन जो जोती बोई ना जाती हो, या प्रवृत्ति ज़मीन या पठारी ज़मीन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, वह ज़मीन जो जोती और बोई ना जाती हो, प्रति का अभिप्राय। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में इनमें से किस नदी को डायन कहा है? गंगा, पनार, महानंदा या कोसी? इसका जो सही ऑप्शन है पैसेज के अकॉर्डिंग, कोसी को डायन कहा गया है। और डायन जो कहा गया है कोसी नदी को, वो पैसेज में साफ लिखा हुआ गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, डायन कोसी 1948। तो कोसी को डायन कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार कौन सा उपन्यास है जो बाढ़ पर आधारित है? हड्डियों का पुल, जय गंगा, मैला आंचल, नेपाली क्रांति कथा। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 3 और 4। दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा। और ये भी देख लेते हैं हम, यहाँ पर डायन कोसी, हड्डियों का पुल और जय गंगा, ये 3 यहाँ पर बुक के नाम आए हैं या टॉपिक के नाम आए हैं। और इसमें आपका हड्डियों का पुल भी मिल गया और जय गंगा भी मिल गया। बाकी नेपाली क्रांति कथा और मैला आंचल की बात नहीं की गई है, तो केवल 1 और 2 हो जाएंगे। पैसेज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार पैसेज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार लेखक के बारे में क्या पूर्ण रूप से सही है? स्वयंसेवक, बॉय स्काउट, राजनीतिक कार्यकर्ता, रिलीफ वर्कर। सेकंड ऑप्शन, प्राध्यापक, बॉय स्काउट, राजनीतिक कार्यकर्ता, रिलीफ वर्कर, स्वयंसेवक, बॉय स्काउट, सिपाही, तैराक, वार्ड बॉय, फौजी, सिपाही, तैराक। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, और ये आपको मिल पा रहा है पंक्ति 6 में। जब आप पढ़ पाएंगे, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। किंतु साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको इजीली मिल पाएगा। अब पैसेज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार पटना में किस सन में बाढ़ आई थी, या बाढ़ किस सन में आई थी? तो दोस्तों 1967, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका ठीक हो जाएगा। 1967 में पटना में बाढ़ आई थी, और ये भी आपको पैसेज में ही मिल पाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वे तो पटना शहर में सन 1967 में ही वह जब 18 घंटे की अविराम वर्षा के कारण पुण्य पानी यानी कि वहाँ बाढ़ आ गई थी कुल मिला के। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये थे पैसेज के टोटल 20 क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन हिंदी से और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे आते हैं DU पेपर के हर साल। आइए स्टार्ट करते, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समजात अंग है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फोरलिम्ब ऑफ मैन एंड लेग ऑफ डॉग, विंग ऑफ बर्ड, बटरफ्लाई एंड बैट, फिन ऑफ फिश एंड फिन ऑफ पेंगुइन, या विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ कॉकरोच। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि होमोलोगस ऑर्गन कहते किसको हैं। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जिनका सेम होता है,
लेकिन वो अलग अलग फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं है, पर फंक्शन वो जो परफॉर्म करते हैं वो अलग अलग करते हैं। और ये किसके रिजल्ट की वजह से होते हैं, डाइवर्जेंट रिवोल्यूशन का रिजल्ट है ये। किसका, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। अब इसके अकॉर्डिंगली जो पहला ऑप्शन है यानी कि फोर लिम्ब ऑफ मैन एंड लेग ऑफ डॉग, ये दोनों एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इनका सेम होता है लेकिन वेरियस फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। एक आदमी के आगे के पैर और एक कुत्ते के पैर दोनों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सेलेक्ट द फॉलोइंग, हाउ वायराइट डिफर फ्रॉम वायरसेस। पहला स्टेटमेंट है डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड, डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल विद अ प्रोटीन कोड या आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट अ प्रोटीन कोड। निम्नलिखित में से चुनें कि कैसे वायरॉइड्स वायरस से भिन्न होते हैं। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि ओनली 4। आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन प्रोटीन विदाउट प्रोटीन कोट हुए, और जो वायरस होता है उसमें प्रोटीन होता है। वायराइड्स में प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, यानी कि ओनली 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, हाउ डज इट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट? डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। हिंदी में भी हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि वायुमंडलीय दबाव कम है तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कैसे प्रभावित करता है? तो उसमें क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। अब कैसे हो जाती है? जब आप जानते हैं कि एयर कहाँ से फ्लो करती है, हाई टू लो प्रेशर की तरफ करती है। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, एयर अगर एटमॉस्फेरिक जब प्रेशर लो हो जाएगा, यानी कि वायुमंडलीय दाब जब कम हो जाएगा, तो वो एयर जिसमें पानी है वो प्लांट से दूर चली जाएगी, यानी कि पौधों से दूर चली जाएगी। इसलिए वहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सैप्रोफाइटिक। तो दोस्तों अगर आपको सिम्बायोटिक का बारे में पता है तो आप इसका आसानी से ऑप्शन दे पाओगे। लाइकन जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ऑप्शन नंबर बी का 3 हो जाएगा। अब बी का 3 देखते हैं किस किस ऑप्शन में। आप यहाँ देख पा रहे हैं बी का 1 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी का 2 है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे और चौथे में बी का 3 ऑप्शन है, यानी कि 3rd और 4th में ही एक ऑप्शन है। अब पहला जो है पैरासिटिक, ये होता है एल्बुगो, और सेप्रोफाइटिक जो होता है ये होता है राइजोबस के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो सी का 1 बनेगा 4th ऑप्शन में, तो 4th इसका ठीक हो जाएगा। हिंदी में ये देख पा रहे हैं आप। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट? मैग्नेट की डायरेक्शन बतानी है, अंदर में क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक मैग्नेट बना लेते हैं। ये आपकी एक मैग्नेट है, यहां मान लेते हैं नॉर्थ पोल और ये मान लेते हैं आपका साउथ पोल। तो आपको मालूम है कि जो मैग्नेट की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है बाहर, यानी कि यहां से आई और यहां पे एंटर कर गई, इस तरीके से। ये आप जानते हैं। अब वो ये बात कर रहे हैं कि अंदर के क्षेत्र में, यानी कि इनसाइड द मैग्नेट कहाँ जाएगी दोस्तों? इनसाइड द मैग्नेट आप सीधा से बता पाएंगे कि इनसाइड द मैग्नेट ये आएगी अंदर से साउथ टू नॉर्थ। और साउथ टू नॉर्थ का मतलब है ऑप्शन नंबर 1,
अगर ये डायरेक्शन पूछता सिर्फ तो डायरेक्शन हो जाती नॉर्थ टू साउथ, लेकिन ये पूछ रहा है अंदर, इनसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन हो जाती है, जैसे मैंने आपको ग्रीन पेन से दिखाया, वो डायरेक्शन साउथ की तरफ जा रही है, तो साउथ से वो नॉर्थ की तरफ जाएगी, ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ऑप्शन आपका जो साउथ टू नॉर्थ है वो कौन से ऑप्शन में मिल पा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 साउथ टू नॉर्थ इसका ठीक हो जाएगा, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, मास या लीनियर मोमेंटम। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? गति, ऊर्जा, द्रव्यमान, रैखिक गति। तो दोस्तों ये आपको मालूम ही है, जो बर्नौली प्रिंसिपल है वो एनर्जी के कंजर्वेशन की बात करता है, यानी कि ऊर्जा। अब सबसे पहले बर्नौली प्रिंसिपल कहता क्या है, हम इसकी बात करते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल ये कहता है, इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्लूइड अलोंग अ स्ट्रीम लाइन इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑन दैट स्ट्रीम लाइन। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट ये बता दूँ, रिकॉल करा दूँ कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हर पॉइंट पर क्या होती है? कांस्टेंट होती है, बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब है आप ये बता पाओगे कि जैसे कि एक पाइप है, पाइप के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है वो हर पॉइंट पे वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। बस इतना से आप याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू? बेंजीन हैज़ द शॉर्टर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, इथेन हैज़ द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, इथाइन हैज़ द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, या ऑल हैव द सेम लेंथ। तो दोस्तों सबसे पहली बात, चौथा ऑप्शन तो कट जाना है। चौथा ऑप्शन क्यों? क्योंकि सभी बॉन्ड की लेंथ सेम नहीं होने वाली है। अब चौथा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिल पा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। इतने से आप देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इथेन की। तो इथेन में होते हैं 2 कार्बन और इसमें होते हैं 6 हाइड्रोजन। ये इथेन का फॉर्मूला होता है, यानी कि C2H6। ये आप देख पा रहे हैं। तो इथेन में होता है सिंगल बॉन्ड, और जो इथाइन है, इथाइन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और बेंजीन आप जानते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये, जिसमें डबल बॉन्ड होता है। इसको मैं दोबारा बना देता हूं। ये डबल बॉन्ड होता है इस तरीके से। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ बड़ी होती है, डबल की उससे छोटी और ट्रिपल की सबसे छोटी होती है। तो आप ये देख पाएंगे, आप ये देख पा रहे हैं कि बेंजीन हैज़ द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो बेंजीन के पास तो बीच में है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इथेन हैज़ द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, या इथाइन हैज़ द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। यस दोस्तों, थर्ड इथाइन था, यानी कि थर्ड बॉन्ड वाला सबसे शॉर्टेस्ट होगा। और ये मिल पा रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। ओनली 3 स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि थर्ड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट, यानी कि तीनों स्टेटमेंट बाकी गलत है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। हिंदी में सबसे पहले दिखा देता हूं मैं। ये है आपका क्वेश्चन, और फिर इंग्लिश में चलते हैं। इन लेसिक आई सर्जरी इंफ्रारेड इज यूज बिकॉज ऑफ इट्स longer wavelength. In LASIK eye surgery, infrared is used because of its shortest wavelength. In LASIK eye surgery, infrared
रेज इज यूज बिकॉज ऑफ थर्मल इमेजिंग। तो दोस्तों इसमें जो स्टेटमेंट ठीक है वो पहली स्टेटमेंट ठीक है, बाकी स्टेटमेंट दोनों गलत है। अब यहां पर एक चीज, एक टर्म आई है लसिक, LASIK। इसका क्या, इसकी फुल फॉर्म होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, L से लेज़र, A से असिस्टेड इन S से सीतू, K से किरेटो, और इसके मैं नीचे लिख देता हूँ ये क्रेटो मिलिसिस। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये मैथ्स का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये। रेक्टेंगुलर फील्ड इज हाफ एज वाइड एज इट्स लॉन्ग एंड इज कंप्लीटली इनक्लोज बाय x मीटर ऑफ फेंसिंग। द एरिया इन टर्म्स ऑफ x इज, एक आयताकार मैदान जितना लंबा है उससे आधा चौड़ा है और पूरी तरह से बाड़ के मीटर से घिरा हुआ है, क्षेत्र की दृष्टि से x है। तो इसका मतलब यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, दोस्तों हम लेंथ मान लेते हैं कि जो आयताकार जो फील्ड है उसकी लेंथ है L। पैसेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसकी विड है, जो वाइड है वो हाफ है, यानी कि L/2, ये उसकी विद हो गई, यानी कि ब्रेथ हो गई। पेरीमीटर दोस्तों यहाँ दे रखा है, पेरीमीटर बराबर है आपका x, पेरीमीटर है x, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L+B बराबर x। तो बस L की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर। आप जानते हैं L की वैल्यू है L और B की वैल्यू है L/2 इज इक्वल टू x। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा, एलसीएम लेकर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 3L/2 इज इक्वल टू x। 2 से 2 कैंसिल, तो L की वैल्यू यहाँ पर आ जानी है आपके पास 3L बराबर x, तो L की वैल्यू x/3, यानी कि L आ गया आपके पास x/3। तो ब्रेथ कितना आ गया दोस्तों? ब्रेथ था L/2, तो L आ गया x, तो x/6, ये हो गया आपका ब्रेथ हो गया आपका x/6। अब आप जानते हैं कि एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आया था आपका लेंथ आपका आया दोस्तों L x की टर्म में आया है x/3, और ब्रेथ आया आपके पास x/6। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि x²/18 मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, और ये आपको मिल पा रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। ये देखिए आप ऑप्शन नंबर 4 में x²/18। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला गया है, इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डबल देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर बिकम। यदि एक वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है। अब कितना हो जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका ऑप्शन बता दूं, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4 टाइम हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी भी नहीं है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप जानते हैं अगर एरिया की मैं बात करूं, एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, अगर आपके पास डायगोनल है किसी स्क्वायर के तो उसका एरिया कैसा आता है? डायगोनल का स्क्वायर को हाफ कर दोगे तो उसका एरिया आ जाएगा। अब यहां पर मैं डायगोनल की लेंथ मान लेता हूं, डायगोनल की मैं लेंथ मान रहा हूं
डायगोनल की लेंथ मैंने मान ली डी। तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, डी स्क्वायर बाय टू, डी स्क्वायर बाय टू। अच्छा, अगर मैं डायगोनल को कर दूं डबल यानी कि 2D क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों आप, तो न्यू डायगोनल हो जाएगा आपका 2D, तो उसके बाद एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका 2D स्क्वायर बाय टू, 2D का स्क्वायर बाय टू, और 2D स्क्वायर मतलब 4D स्क्वायर बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2D स्क्वायर। अब आप यहाँ से सीधा सा देख पा रहे हैं, जब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करूँ, मैं थोड़ा सा अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ। आप पहले इस एरिया था इतना और अब स्क्वायर आ गया 2D स्क्वायर, तो आप सीधा से आप ये देख पा रहे हो कि D स्क्वायर बाई टू और 2D स्क्वायर में चार टाइम है, यानी कि 4 टाइम, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ दोस्तों। आप द रेंज ऑफ द डाटा 25, 18, 20, 22, 16, 6, 17, 15, 20, 12, 30, 32, 10, 19, 8, 11, 12, 11, 20 इज। तो यहाँ आपको ये डाटा दिया हुआ है, अब इसकी रेंज बतानी है। तो दोस्तों आपको जैसे कि मालूम ही है कि रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। तो मैक्सिमम वैल्यू जो इसके अंदर है वो है आपकी 32, आप डाटा को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो आपको मिलेगी 32, और मिनिमम जो है, मिनिमम जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 6, यानी कि वो यहाँ पर है 6। तो 32 में से 6 आप जब माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगी आपके पास 26, और यही मैक्सिमम माइनस मिनिमम जब करेंगे आप तो वो रेंज आएगी, और रेंज है 26, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा। रेंज का आप फॉर्मूला ज़रूर लिख लें, वैसे आपको पता होना चाहिए कि रेंज बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इससे आप रेंज निकाल पाएंगे कभी भी किसी क्वेश्चन की। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द 21st टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टू टर्म आर -3 एंड 4 इज। दोस्तों पहली टर्म यानी कि एक AP की पहली टर्म -3 है और दूसरी टर्म 4 है, तो यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो जब 4 माइनस 3 करोगे तो यह आएगा 7, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 4 + 3 हो जाएगा आपका 7, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 7। 21 टर्म निकालनी है तो A21 की बात चल रही है, जैसे कि आपको मालूम ही है A + 20D, A की वैल्यू है -3 और 20 इंटू D है आपका 7। इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आएगा -3 और यहाँ से आ जाएगा 140। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 137। 137 का मतलब है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका ठीक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मैनी कुकिंग वेयर आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। खाना पकाने के कई सामान एल्यूमिनियम धातु से बने होते हैं, इसके लिए एल्यूमिनियम के निम्नलिखित में से कौन से गुण उत्तरदायी हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी एंड हाई डेंसिटी। दोस्तों देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से तो खाना बनाने का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टोव जो आपका वेयर बनते हैं वो सारे, डक्टिलिटी एंड हाई डेंसिटी से भी इसका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वो गलेगा नहीं, यानी कि बहुत उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन है पहली स्टेटमेंट ठीक है, और ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 यानी अच्छी तापीय चालकता और उच्च गलनांक उसका बहुत ज़्यादा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ डैश ऑन ड्राई स्लैकलाइन। विरंजक चूर्ण सूखे
बुझे हुए चूने पर डैश की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, ऑप्शन नंबर 3 क्लोरीन। तब बनता है आपका व्यंजक चूग यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो जैसे कि आपको मालूम है सिलेक्ट लाइम का क्या फॉर्मूला होता है, CaOH2। और जब इसकी क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो ये बनता है आपका CaOCl2 प्लस 2H2O, ये बनता है। दोस्तों ये फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया CaOCl2। तो किसके साथ रिएक्शन करें हमने, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन आपका ऑप्शन नंबर 3 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा है, मेल्टिंग ऑफ आयरन। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो आपको फिजिकली नजर आए, केमिकली नहीं। मेल्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ आयरन, ड्राइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल। तो दोस्तों इसमें जो पहला है मेल्टिंग ऑफ एन आयरन मेटल, मेल्ट हो रहा है यानी कि उसमें कोई फिजिकल चेंज आ रहा है, मेल्ट होकर वो कम हो जा रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है बिल्कुल। रस्टिंग जो है, रस्टिंग में आपकी केमिकल रिएक्शन होती है तभी वो रस्ट लगता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो ये तो रस्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल चेंज नहीं बल्कि केमिकल चेंज हुआ। बैंडिंग ऑफ एन आयरन रोड, आयरन को बैंड कर देना, मोड़ देना, ये भी बिल्कुल फिजिकल चेंज है। जैसे आयरन की रोड पहले सीधी थी, उसको बैंड करके कुछ और शेप बना दिया, तो वो फिजिकल चेंज हुआ उसका। और ड्राइंग अ वायर ऑफ एन आयरन मेटल, ये भी आपका फिजिकल चेंज हुआ। यानी कि पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा जो आपको मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 16 में चलते हैं। डैश इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्कोहलिक एंड एसिड। अब एल्कोहल और एसिड की प्रतिक्रिया से बनते हैं, क्या बनते हैं, ये बनते हैं दोस्तों एस्टर। और इस रिएक्शन को एस्ट्रिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस रिएक्शन को एस्ट्रिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। जब CH3COOH की रिएक्शन कराई जाती है, CH3CH2OH, ये आपका एल्कोहल हो गया और यह हो गया आपका तो जब ये बनेगा तो इससे रिएक्शन आपके पास आती है CH3 यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, CH3COO और यहाँ से लग जाएगा आपका CH2 और फिर CH3, यही कहलाता है एस्टर, और आपका वाटर साथ में निकल जाता है। ये जो रिएक्शन है ये आपका एस्टर कहलाता है। और इस रिएक्शन को हम दोस्तों एस्ट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इन अ पेरेंट टीचर मीटिंग, रियाज मदर डिस्कस विद हर टीचर दैट रिया हैज़ पुअर बॉडी ग्रोथ एंड हर मसल्स आर वीक। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डाइट हर टीचर शुड सजेस्ट टू हर मदर फॉर रिया। एक अभिभावक शिक्षा बैठक में रिया की माँ ने अपने शिक्षक से चर्चा की कि रिया के शरीर का विकास कम है और उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हैं। आपके अनुसार शिक्षिका को उसकी माँ को रिया के लिए क्या आहार सुझाना चाहिए। तो दोस्तों वो प्रोटीन रिच डाइट लेगी, यानी कि प्रोटीन लेगी, प्रोटीन के लिए वो बोलेगी। और प्रोटीन किस में होता है, प्रोटीन होता है आपका एग के अंदर, दालों के अंदर जिसे हम लेंटिल्स कहते हैं, पीनट्स मूंगफली के अंदर होता है, पीनट्स के अंदर भी होता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉशिंग मैथड टेकिंग प्लेस इन वॉशिंग मशीन द क्लॉथ मूव
थ्रू द वाटर इंस्टेड ऑफ वाइस वर्सा। निम्नलिखित में से वॉशिंग मशीन से संबंधित किस धुलाई के तरीके में कपड़े के पानी के माध्यम से चलते हैं, ना कि इसके विपरीत? एजिटेशन, टम्बलिंग, पल्सेशन या सोकिंग? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, जिसे हम टम्बलिंग कह रहे हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड बाय सॉइल टू द प्लांट? नाइट्रोजन, कॉपर, फास्फोरस, पोटेशियम एंड बोरॉन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, जिंक, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाना है। थर्ड का मतलब है ओनली फोर मतलब नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बीस पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वर्क इज नॉट डन? निम्नलिखित में से किस गतिविधि में कार्य नहीं किया जाता है? कुछ मिनटों के लिए अपने सिर पर भारी बोझ के लिए साथ स्थिर खड़े रहना, एक विशाल चट्टान को बहुत प्रयासों से धक्का देना हालांकि चट्टान हिलती नहीं है, या सीढ़ियाँ चढ़ना। अब किस में काम नहीं किया गया है ये बात आना है। तो दोस्तों आपको वर्क का एक फॉर्मूला याद होगा, W बराबर FS कॉस थीटा। कॉस थीटा एंगल होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि सरफेस और आदमी का जो सामान उठा रहा है या लेके जा रहा है। तो जब कोई सरफेस के ऊपर सामान ऐसे लेके खड़ा रहेगा तो उसके और बीच में 90 का एंगल होगा, और कोस 90 की वैल्यू होती है दोस्तों 0। तो मतलब पहली वाली स्टेटमेंट में यहाँ पर एफ एस कोस 90 हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि वर्क कितना हुआ? 0 हुआ। तो पहली स्टेटमेंट जो है उसमें तो वर्क बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि, और दूसरी में भी जब कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं यानी कि एस की वैल्यू 0 है, तो दूसरी स्टेटमेंट में भी कोई काम नहीं हुआ। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट में दोस्तों कोई भी काम नहीं हो रहा है, इसीलिए। और बाकी जो क्लिम्बिंग अप द चेयर उसमें तो काम हो रहा है, क्योंकि एंगल भी अलग अलग है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 में कोई काम नहीं हो रहा है, और ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिल पा रही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका, सॉरी 1 और 3 में हो गया है, तो 1 और 2 जो है ऑप्शन नंबर थर्ड में है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर may lead to sick industrial unit? Shortage of fund, faulty financial management, investment by the FILS in Indian industries, FDI in Indian industries, lack of experience on the part of promoter, technology factor including the obsolete or improper technology। हिंदी में क्वेश्चन आपका ये रहा, और उसके बाद इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। 1, 2, 5 एंड 6। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द साइलेंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991? Enormous expansion of the private sector, redefining the role of public sector, limited exposure of Indian industry to foreign competition, a pruning of the list of item reserved for SSI unit। निम्नलिखित में से कौन 1991 से औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब कौन सी नहीं है हमें ये बताना है। तो दोस्तों ये जो थर्ड ऑप्शन है, लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टू फॉरेन कंपटीशन, यानी विदेश प्रतिस्पर्धा में भारतीय उद्योगों का सीमित जोखिम, ये नहीं था, बाकी सारे साइलेंट फीचर थे। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। ऑन सलमा's बर्थडे हर मदर ब्रॉड पीस एंड पनीर फ्रॉम द मार्केट एंड
her father made delicious curry with peas and paneer. Then mummy, papa, and Salma ate the curry with pleasure. Tell us which one is the economic activity and which one is the non-economic activity. हमें ये बताना है कि किस में इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है और किस स्टेटमेंट में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई है. ऑल थ्री डिड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ कंज्यूमिंग कड़ी. तीनों ने जो कड़ी खाई है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. दोस्तों बिल्कुल गलत है ये बात. खाने में कौन सी? फादर डिड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, मदर डिड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ परचेज, बट सलमा डिड नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये भी गलत है. ऑल एक्टिविटीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग मनी, जस्ट स्पेंडिंग एंड कंज्यूमिंग. नहीं दोस्तों ये भी गलत है. चौथी स्टेटमेंट ही बची है तो वही ठीक हो जाएगी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज परचेज ऑफ पीस एंड मड पनीर. बिल्कुल ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटी तब हुई थी जब उन्होंने परचेज किया था. मेकिंग कड़ी बाय फादर एंड ईटिंग टुगेदर दे कड़ी इज़ नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो खाना जो है या बनाना वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. ख़रीदा जो था वो इकोनॉमिक एक्टिविटी था, क्योंकि वो इकोनॉमी में वो पैसे कहीं जा रहे थे, कहीं पे टैक्स के रूप में हो सकते हैं, तो इकोनॉमी को वो बूस्ट करेंगे. 24 में चलते हैं. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्शन एंड अनदर लेबल एज रीज़न आर. हमें बताना है कि पहली असर्शन है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, और रीज़न है पीपल वांट फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट. एंड द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या both A and are true and R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is true and R is false. तो दोस्तों यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ये जो 3rd और 4 है ये बिल्कुल सिमिलर है. ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर है. तो यहाँ पर आप ऑप्शन में डी यू इस ऑप्शन को हो सकता है इस क्वेश्चन को हटा ले या रिमूव कर ले, या हो सकता है इसमें मिसप्रिंट आई हो इस सेट के अंदर. ए सत्य है लेकिन आर सत्य नहीं है. ए सत्य है नहीं है. देखो यहाँ पर हिंदी में दोस्तों ये सही है बिल्कुल, लेकिन इंग्लिश वाले में ये मिसप्रिंट दिया हुआ है. ए सत्य नहीं है लेकिन आर सत्य है, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ है. फिर भी इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा. पहली स्टेटमेंट तो ठीक थी और दूसरी भी ठीक थी, लेकिन जो सेकंड जो रीज़न जो उन्होंने दिया है वो इसका गलत था, मतलब वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. 25 में चलते हैं. हमें मैच करना है माउंटेन को और कंट्रीज़ को. किलिमंजारो, फुजियामा, उरल, अपलेंशियस. अब अगर आपको ये पता है फुजियामा कहाँ का है तो आप ये सीधा सा ऑप्शन बता पाएंगे. दोस्तों फुजियामा जो है ये है आपका जापान के अंदर, यानी कि बी का 4th ऑप्शन है, और बी का 4th ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और 4 इसका ठीक हो जाएगा. अगर आपको फुजियामा का बारे में पता था तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे. फिर भी नहीं पता हो तो आप और भी ऑप्शन को देख सकते हैं. जैसे किलिमंजारो आपका है आपका अफ्रीका में, और जो आपका उरल है ये है आपका रशिया में, और अपलेंशियस जो है आपका नॉर्थ अमेरिका का है. अब सबसे पहली बात, किलिमंजारो की जो हाइट है वो कितनी है दोस्तों? किलिमंजारो की जो हाइट है नीचे लिख देता हूँ मैं. किलिमंजारो की जो हाइट है वो है 5895 मीटर. 95 मीटर. फुजियामा की जो हाइट है वो है 3776 मीटर, और जो उरल की जो हाइट है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1895 मीटर, और जो अपलेंशियस माउंटेन है इसकी हाइट है 2037 मीटर. ये पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने आपको ये बता दिया. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में. इन विच बेसिन ऑफ रिवर या रिवर्स ए डॉल्फिन नेम सुसु इज़ फाउंड इन इंडिया. निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए कि भारत में से कौन सी नदी या नदियों के बेसिन में सुसु नामक डॉल्फिन पाई जाती है. गंगा,
ब्रह्मपुत्रा, लूनी, गोदावरी। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों में ही सुसु जो डॉल्फिन है वो पाई जाती है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 में। द मेघालय प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, नेमली गारो, खासी एंड जयंती हिल। व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस डिवीजन? मेघालय के पठारों को गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के नाम से 3 भागों में बांटा गया है। इस विभाजन का आधार क्या है? तो किस बेसिस पे इनको विभाजन किया गया है? तो दोस्तों ये उनके ट्राइब्स के बेसिस पे किया गया था, ऑप्शन नंबर 1। मेघालय प्लेटू जो है नॉर्थन ईस्टर्न में है और इनको 3 पार्टों में यानी कि गारो, खासी और जयंती हिल में डिवाइड किया गया। ये आपको क्वेश्चन में बता ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू? पीक कोल हैज़ लो कार्बन कंटेंट, हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो हीट कैपेसिटी। सेकेंड ऑप्शन है कोल ब्यूरिड डीप एंड अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड बिटुमिनस कोल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है? पीट कोयले में कम कार्बन मात्रा, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। तो दोस्तों जो बिटुमिनस कोयला जो होता है वो सबसे उच्च मात्रा का कोयला माना जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाए कि सबसे उच्च मात्रा का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोल। इसमें जो है आपका बोथ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि बोथ दोनों स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म डन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट को ज़मींदारी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ज़मींदारी सिस्टम। और ये जो हुआ था ये 1793 में हुआ था। और ये कराया किसने था दोस्तों? ये कराया था आपके कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस। महलवाड़ी सेटलमेंट जो है आपका ये हुआ था 1822 में और ये कराया था होल्ड मैकेंजी ने। बाद में इसको रिफॉर्म किया गया 1833 के अंदर। और ये बेंटिंग ने कराया था, विलियम बेंटिंग ने। एक और बच रहा है वो है आपका रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो दोस्तों रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट हुआ था ये 1820 में हुआ था और ये थॉमस मुनरो ने कराया था। थॉमस मुनरो। तो अब आप यहां से देख ही पा रहे हैं, सबसे पहले 1793 यानी कि ज़मींदारी परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहले हुआ। तो ए आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ पहले में ही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। उसके बाद सी हुआ। सी का मतलब आपका जो रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट था ये 1820 में हुआ। और उसके बाद आपका महलवाड़ी सेटलमेंट जो कि 1822 में हुआ। तो ए सी बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। ये 20 क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन हमने हिंदी के पैसेज के वो सोल्व किए थे और ये 30वां क्वेश्चन है, यानी कि 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो गए हमारे। आने वाली हम सेकंड पार्ट इस वीडियो का ज़रूर लेकर आएंगे, तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैच करना है हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से 1921, 1925, 1955, 1960 और 1990। तो यहाँ पर वो दिया गया है कि बिगिनिंग ऑफ एग्जीबिशन ऑफ कालीबंगन, बिगिनिंग ऑफ एग्जीबिशन ऑफ धोलावीरा,
तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि हड़प्पा की खुदाई हुई थी और सबसे कम जो टाइम दिया गया है वो 1921 है, यानी कि पहले का ऑप्शन आप सीधा से लगा सकते हैं। सीधा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ए का पहला हो जाएगा। अब ए का पहला किस किस ऑप्शन में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, बाकी 3 ऑप्शन में आप सीधा एलिमिनेट कर पाओगे। आपको पता है कि हड़प्पा सबसे पहली सिविलाइजेशन थी और उसकी खुदाई सबसे पहले हुई थी, ये आपको मालूम ही होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल पाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ए का 5th, बी का 3rd, सी का 4th, सी का आपका 4th हो गया, डी का आपका 1st हो जाएगा और डी का आपका 1st और ई का हो जाएगा आपका 2nd। ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा DU BED एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जो 2022 में पूछा गया है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।